हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे मैथमेटिक्स में MME 1 मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसमें हम लोग चैप्टर 2 में 4th क्लास करने जा रहे हैं। 4th क्लास में हम लोग कुछ बेसिक ग्राफ्स के रह गए थे, वो हम लोग कुछ और ग्राफ्स करेंगे। अब ग्राफ क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर 2 में जो है ग्राफ का एक अलग ही अप्रोच बताया गया है। कुछ बेसिक कर्व्स आपको समझने हैं लॉजिक से, फिर उसमें मॉडिफिकेशन करके क्या चेंजेस आते हैं ग्राफ में, कब शिफ्ट होता है अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, रिफ्लेक्शन होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का। ये टोटल 6 केसेस हमें पढ़ने हैं। फिर ग्राफ एक बार चैप्टर 6 में भी पढ़ना है, एक बार ग्राफ चैप्टर 9 में भी पढ़ना है, लेकिन चैप्टर 2 का अपना अलग ही लॉजिक है। और चैप्टर 2 से एक क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स का आना ही आना है ग्राफ से, इसलिए ग्राफ पे तो हमें फोकस करना ही है। और ये ग्राफ हमें हर जगह हेल्प करेगा, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में, माइक्रो में, मैक्रो में, हर जगह के लिए बेस होता है। तो थोड़ा सा जल्दी से हम लोग क्लास 3rd का एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में बेसिक कर्व्स में हमने कौन कौन से कर्व्स पढ़े थे। जो बच्चे अटेंड किए होंगे उन्हें तो आता होगा, जो बच्चे नहीं किए होंगे उनके लिए थोड़ा सा क्विक रिवीजन। यहाँ देखो, बेसिक कर्व्स में सबसे पहला था हमारा लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में बच्चे आपको ग्राफ बनाना आता है। अगर y इक्वल टू mx प्लस सी है तो एक बार x 0 डालना है, एक बार y 0 डालना है, 2 पॉइंट मिलेंगे, दोनों पॉइंट से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लोगे। ये तो आपने 5th 6th से ही पढ़ते चले आए होगे जब ज्योमेट्री पहली बार लाइफ में पढ़ा होगा। और भी कुछ बातें जो आप 11th में पढ़े होंगे या 10th में पढ़े होंगे कि y इक्वल टू mx प्लस सी इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें m होता है स्लोप, c होता है इंटरसेप्ट। c क्या होता है, तो c होता है y एक्सिस पे डिस्टेंस, और स्लोप होता है कि अगर आप x में 1 यूनिट चेंज कर रहे हो तो y में कितना चेंज आएगा, दैट इज योर m, दैट इज योर। अगर x में 1 यूनिट चेंज किया है तो y में कितना आएगा, तो y में चेंज आ जाएगा m। ठीक है, तो ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। तो ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बाद से डबल इंटरसेप्ट मैंने पढ़ाया था। डबल इंटरसेप्ट का फॉर्म क्या होता है, x के नीचे a, y के नीचे b, और राइट हैंड साइड पे अगर 1 है तो a कहलाएगा x इंटरसेप्ट, उतना x एक्सिस पे ले लेंगे। पॉजिटिव है तो राइट साइड में लेंगे, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड में लेंगे। y के नीचे है b, तो b इज योर y इंटरसेप्ट। तो इससे ना हमें 2 पॉइंट मिलेगा इंटरसेप्ट जहां तक कवर हो रहा है, फिर उन दोनों को ज्वाइन कर दोगे, दैट विल बी योर लाइन। तो लाइन को जितना भी डिफरेंट तरीके से जानना हमें ज़रूरी है हमारे कोर्स में, वो सारे हमने अप्रोच जो है वो पढ़ा है। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी अप्रोच के थ्रू आपको सॉल्व करने का मन कर सकता है। सॉल्व आसानी से जहाँ हो जाए हम कोई भी अप्रोच लगा सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में एक तो सिंपल सा है x 0 y 0 पहला हो गया, दूसरा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तीसरा था डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, चौथा है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में बचे ये आपने पढ़ा होगा y माइनस y1, देखो ना y माइनस y1, नीचे में y1 माइनस y2 किया तो सेम जो है सब स्क्रिप्ट x में भी चलेगा, x माइनस x1, x1 माइनस x2, या फिर y2 कर दिया y1 माइनस y2, तो इधर भी x2 x1 माइनस x2। मतलब फिक्स क्या रहेगा, तो ये y फिक्स रहना है, ये x फिक्स रहना है। ठीक है, बाकी सारी चीजें चेंज होंगी। स्लोप निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें ये देखना होता है कि तीनों लाइन जो है वो एक ही, मतलब पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत हल्का सा ग्राफ में कुछ डेविएशन होगा, तीनों पॉइंट दिए होंगे, तो पहले इसका स्लोप निकालोगे, इसका स्लोप निकालोगे, इसका स्लोप निकालोगे। अगर तीनों स्लोप सेम है तब तो फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर स्लोप अलग अलग आ रही है तो फिर क्या है, ये तीनों अलग अलग लाइन है। ऐसा एक क्वेश्चन है टेक्स्ट वाला आपके बुक में, जब आप करोगे बैक क्वेश्चन या एग्जाम्पल तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या कहा, स्लोप वाला। ये था लीनियर। लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2। डिग्री 2 तो बहुत बेसिक सा इक्वेशन जो आपने सर्कल का पढ़ा होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें सेंटर हो जाता है ए बी और रेडियस हो जाता है r। तो उसी हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो सेंटर हो गया 0 0, रेडियस हो गया 5। तो सर्कल भी होता है डिग्री 2 में, जहाँ पे दोनों की डिग्री 2, देखो ना दोनों की डिग्री 2 है। पैराबोला में क्या होता है, एक की डिग्री 2 और दूसरे की 1। तो 4 बेसिक पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, वो फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, वर्टेक्स, ये सारा कुछ नहीं करना है। हमें बस स्केच का आइडिया होना चाहिए किस पॉइंट से पास कर रहा है। 1-2 पॉइंट के अबाउट हम लोग बना लेते हैं। तो ये था पैराबोला।
पैराबोला में मैंने ये बताया था, बच्चे ने लास्ट क्लास में पूछा था कि मैम ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसको कहाँ यूज़ करेंगे। तो माइक्रो में बच्चे आपको कॉस्ट फंक्शन मिलेगा। ये देखो ना, कॉस्ट फंक्शन में ax² प्लस bx प्लस c, तो x का डिग्री 2 है और कॉस्ट का क्या है 1 है। हो गया पैराबोला, पैराबोला हो गया। और जब आप इसमें x 0 डालोगे तो c बचेगा, तो c इज दिस पॉइंट, तो x 0 पे c होगा और ये पैराबोलिक शेप का होगा, इसलिए ऐसा कॉस्ट फंक्शन होगा। अब आपके टीचर सीधा आएंगे, बोलेंगे ये कॉस्ट फंक्शन है, ये सप्लाई फंक्शन है, कुछ ऐसे बना देंगे वो अपना। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे बन रहा है ये। इलिप्स, इलिप्स में क्या बताया था मैंने कि दोनों की डिग्री 2 होगी, लेकिन दोनों का इंटरसेप्ट क्या होगा, अलग अलग होगा। सर्कल में यही दोनों इक्वल हो जाते हैं, अलग अलग होगा। x के नीचे a का है तो a राइट में लेफ्ट में जाएंगे, y के नीचे b है तो ऊपर और नीचे जाएंगे। फिर इलिप्स भी बताया था। हाइपरबोला का टेक्निक मैंने बताया था, अभी हाइपरबोला बताएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसको आप मेरे क्लास 3 वाले वीडियो को जरूर देख लेना, उसमें हाइपरबोला अच्छे से मैंने कराया हुआ है। बॉक्स वाले मेथड से आपने पहले नहीं पढ़ा था, आपको ये वाला मेथड आना चाहिए, टेक्निक आना चाहिए। इजी टेक्निक से ग्राफ बस स्केच कर देना है, बेसिक ग्राफ से फिर हमें मॉडिफाई करना, वो हमारे कोर्स में। बेसिक ग्राफ कहाँ से आई है, हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हम लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि बेसिक नहीं आएगा तो मॉडिफाई किसको करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन मैंने करवाया था क्लास में बच्चों से, बच्चों ने कर भी लिया था। उसके बाद से आते हैं क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आज मॉडिफिकेशन में भी हो सकता है हम लोग क्यूबिक फंक्शन यूज कर लें। क्यूबिक फंक्शन में मैंने ये बताया था, फिर से सुनना जरा ध्यान से। जैसे y = x³ है, नहीं समझ में आएगा तो आप टेंशन मत लेना, क्लास 3 को आराम से पेशेंस के साथ आप देखना, समझ में आ जाएगा। ये देखो 0 0 से भी पास होगा, 1 1 से भी पास होगा और -1 -1 से भी पास होगा। दिस पॉइंट इज 1 1, दिस पॉइंट इज -1 -1। अब इसे मैंने आपको बताया था कि इसके बीच में ना 0 और 1 के बीच में बिहेवियर अलग होता है फंक्शन का। एक x = 1/2 लेकर के बताया था कि y जब निकालोगे तो 1/2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1/8। तो मान लो अगर ये 1 है तो हाफ यहाँ आया, ये अगर 1 है तो हाफ यहाँ आया, उसका भी हाफ कर दिया 1/4, उसका भी हाफ कर दिया 1/8। काफी क्लोज नहीं हो गया, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। वैसे ही 0 और -1 के बीच में भी ग्राफ जो है ना, उसकी हाइट बहुत कम होती है, वो x एक्सिस की तरफ ज्यादा झुकाव होता है, उसका ज्यादा इंक्लाइंड होता है, तो x एक्सिस के क्लोज होता है। और अगर हम 1 से बड़ा ले लें, लाइक x = 2, तो y = 2 का क्यूब क्या मिला, 8 मिला, तो वो अचानक से बढ़ जाएगा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो बेसिकली आपको x³ में ये याद रखना है, ये 1 1 -1 -1, इसमें ऐसे नीचे की तरफ x एक्सिस की तरफ क्लोज करते हुए यहाँ से अचानक y एक्सिस की तरफ क्लोज कर देना, ये बन जाएगा हमारा x³ का ग्राफ। बहुत अच्छे से मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ, आप उसको जरूर देखें तो समझ में आएगा। उसके बेसिस पे बताया था ऑड डिग्री फंक्शन की, अगर x³ का है तो x5 का भी मिलता जुलता होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो क्या है वो आप वीडियो देखोगे तो पता लगेगा। x7 सबका आप ग्राफ बना सकते हो, उसी तरीके से इवन फंक्शन का भी बनाया था, थोड़ा सा डिफरेंस है वो आप देख सकते हो। अब आज हम लोग बेसिक ऑफ ग्राफ्स में कुछ और ग्राफ्स करने वाले हैं, जिसमें पहला आता है हमारा कौन सा, मॉडुलस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी जिसको बोलते हैं। तो चलो एक एक करके सारे फंक्शन को हम लोग देखते हैं, जिसमें पहला कौन सा है, मॉड x, जिसको कि हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, या फिर मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं। हो सकता है आपने 11th-12th में पढ़ा भी होगा मॉडुलस फंक्शन। इसमें बच्चे बेसिकली होता क्या है कि मॉड x का मतलब होता है कि मॉड के अंदर में अगर आपने 5 डाला, पॉजिटिव है तो भी 5 ही आएगा, और अगर मॉड के अंदर में माइनस डाला तो भी बाहर में क्या आएगा, 5 ही आएगा। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं, प्लस माइनस इग्नोर हो जाता है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब ये कब लगाते हैं, जैसे लेंथ, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब हमेशा पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव कभी हो नहीं सकता है। तो उनकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ भी रही होती है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं, बहुत जगह ऐसा आएगा। तो इसलिए मॉडुलस का यूज़ किया जाता है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चे, तो ध्यान से देखना, y = mod x। अब आपको इसमें देखना है कि अगर हम x = 0 ले लें, इसकी डेफिनेशन पता है y = mod x की क्या होती है, आपने पढ़ा होगा पहले। ये होता है x, अगर x पॉजिटिव है तो, देखो जरा यहाँ पे
ये जो था मॉड एक्स में हम लोग x लिखेंगे अगर x पॉजिटिव है, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं करना है, पता है कि अंदर की चीज़ अगर पॉजिटिव है तो उसको सीधा कॉपी कर देना है। लेकिन अगर अंदर की चीज़ नेगेटिव है तो माइनस लगाना पड़ेगा बच्चे। क्यों? क्योंकि x नेगेटिव है, जैसे x -5 है, माइनस लगाएंगे तब जा करके वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उसको समझने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो, -5 कर लो, तब जा करके बनेगा ये +5। तो यही डेफिनेशन हमें ग्राफ स्केच करने में हेल्प करेगा, लिमिट कॉन्टिन्यूटी में भी हेल्प करेगा, बहुत जगह ये हेल्प करता है। तो x ये डेफिनेशन हो गई कि x हम लोग यूज़ करेंगे अगर x पॉजिटिव है, और -x यूज़ करेंगे अगर x क्या है, नेगेटिव है, और अगर 0 होगा तब तो 0 ही ले लेंगे। ये डेफिनेशन हो गई किसकी, मॉड x की। तो ये हो गई हमारी मॉड x की डेफिनेशन। y इज इक्वल टू एक्स इफ x इज ग्रेटर देन 0, -x इफ x इज लेस देन 0, और x अगर 0 है तो जरा देखो इसका ग्राफ बनाओगे कैसे। x पॉजिटिव बोले तो इसका मतलब है, आप अपना माइक म्यूट कर ले बच्चे, जब कुछ पूछना होगा तभी अनम्यूट करना, ठीक है। अब देखो जरा, x अगर पॉजिटिव है, जैसे 1 2 3 4 कोई भी पॉजिटिव है, तो कह रहा है सीधा सीधा y इक्वल टू एक्स ले लेना है। और y इक्वल टू एक्स कौन सी लाइन होती है, 45 डिग्री वाली लाइन होती है, आपने पढ़ रखा है पहले। y इक्वल टू एक्स इज दिस लाइन ना, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, लाइक दिस वे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। y इक्वल टू -x कौन सी लाइन होती है, ये वाली लाइन होती है, और 0 पे 0 ही लेना है। तो देखो हमारा ग्राफ क्या बनने वाला है, ये और 0 को इंक्लूड करते हुए। तो ये कॉन्टिन्यूअस है हर जगह, वैसे चैप्टर 6 में जब कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे डिटेल में। अब ये सिर्फ हमें स्केच करना सीखना है कि मॉड एक्स का ग्राफ कैसे स्केच हो रहा है, ठीक है। तो मॉड एक्स का जब भी ग्राफ आएगा तो बेसिक में हम लोग ऐसे करेंगे, ये सीधा वी शेप ग्राफ बना देंगे, दैट्स इट, मॉड एक्स, ठीक है। तो ये हो गया मॉड एक्स के बाद हमारा कौन सा ग्राफ है, नेक्स्ट है ये सिग्नम फंक्शन x बाय मॉड एक्स। नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन, इसमें हम लोग x बाय मॉड एक्स भी लिखते हैं, या फिर किसी किसी बुक में मॉड एक्स बाय एक्स भी होता है, बोथ मीन्स द सेम थिंग। अब जरा देखो ना एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैंने x ले लिया ग्रेटर देन 0, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 5 ले लिया, तो सिग्नम फंक्शन में क्या आएगा, तो f ऑफ 5 विल बी इक्वल टू 5 बाई मॉड 5। अब ऊपर भी पॉजिटिव और इधर मॉडुलस के अंदर में भी पॉजिटिव, मॉडुलस के अंदर में पॉजिटिव है तो ये बाहर में एज इट इज निकलेगा, और ये कैंसिल करेगा और क्या आ जाएगा, 1। नहीं, मॉडुलस के अंदर में +5 है ना, तो बाहर में भी +5 ही आएगा। वो तो स्क्वायर जब हम हटाते हैं तो माइनस लगाते हैं ना, ठीक है। मॉड 5 की वैल्यू क्या होगी, +5, मॉड ऑफ -5 इज ऑल्सो +5, लाइक दिस वे। तो ये आ गया हमारा f5 आ गया 1। तो एक तरीके से देखो, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो जब हम fx का डेफिनेशन से भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से समझना पड़े, तो आप x बाई मॉड एक्स डालते। अब मॉड एक्स का कहना है एब्सोल्यूट वैल्यू का कि अगर अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो आपको उसको सीधा सीधा कॉपी कर देना, मॉडुलस आप रिमूव कर दो। अब सेम टू सेम है, कैंसिल होगा, 1 आ गया। लेकिन अगर हमारा x नेगेटिव है तब क्या होगा, fx इज इक्वल टू एक्स लिखा और मॉड x। अब अगर मॉड के अंदर में नेगेटिव है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, आपने लेट ज्वाइन किया था, हाँ नहीं, उसको समझना पड़ेगा, अंदर में नेगेटिव है तो एक माइनस बाहर लगाते हैं तब जाकर के वो पॉजिटिव बनता है, तभी -x होता है ना, मॉडुलस जब खुलता है तो -x लगता है। तो यहाँ पे हम कंफर्म है कि अगर नेगेटिव है तो ऊपर का तो x ही रहेगा, लेकिन नीचे का मॉडुलस खुलेगा तो किसके साथ आएगा, माइनस के साथ आएगा। अब ये कैंसिल, दिस इज -1। और 0 पे अगर आप डिफाइन करना चाहोगे तो 0 बाई मॉडुलस 0 नॉट डिफाइंड,
0/0 तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है ना, लेकिन कभी कभी जबरदस्ती फंक्शन को डिफाइन कर दिया जाता है f0 = 0। यहाँ ध्यान दो, जितने भी पॉजिटिव x हैं हर x पे फिक्स हो गई y की वैल्यू। क्या हो गई कि चाहे कुछ भी डालोगे, 5 डालो, 4 डालो, 4/4 कैंसिल होकर 1, 3 डालो, 3/3 कैंसिल होकर के 1, 2.5 डालो, 2.5/2.5 कैंसिल होकर के 1, तो सब के लिए तो 1 ही आ रहा है ना। ये आगे ग्राफ देखो, समझ में आ रही है बात? हेलो, हाँ। और अगर नेगेटिव है तो सबके लिए -1 ही आ रहा है। जैसे -3 +3 कैंसिल होकर के आ जाएगा -1, तो हर नेगेटिव पे -1 ही आ रहा है। दिस इज योर -1। तो हाँ, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। और अगर क्वेश्चन में ये डिफाइन किया होगा कि f0 = 0, तब तो हम 0 को यहाँ मार्क करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ये कभी कभी गिवन होता है हमें कि आपको f0 0 लेना है, क्योंकि वो अनडिफाइंड होता है ना, उसकी वैल्यू नहीं पता है। ओके, तो ये हो गया हमारा सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन के बाद बच्चे आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये भी आपको आता होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 2.5 की वैल्यू क्या होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अभी देखते हैं। तो ये आ गया मॉड x। सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए बिग ब्रैकेट डालते हैं। तो देखो जरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में हाँ 2 होती है, 2 होती है, तभी मैंने 3 पे नहीं कुछ बोला। यहाँ ध्यान दो, आपने पढ़ा होगा 2.5। अब जो लॉजिक बताएंगे ना, इसे आप कभी नहीं भूलोगे। 2.5 को जरा नंबर लाइन पे इमेजिन कर लो, हर बार बनाने की जरूरत नहीं, अभी पहली बार पढ़ रहे हो तो जान लो। 2 और 3 के बीच में कहीं पर है 2.5। अब 2.5 के पहले बहुत सारे इंटीजर हैं, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, देयर आर सो मेनी इंटीजर्स। उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 2 है। तो लेस देन में जो सबसे बड़ा है ना, मैक्सिमम ऑफ ऑल द इंटीजर्स विच आर लेस देन 2.5, दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसलिए इसका नाम है ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट इसलिए लगाया गया है कि उनसे छोटे बहुत सारे इनफाइनाइट इंटीजर्स है, उसमें से सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो ये आ गया 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। वैसे तो फ्लोर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, ये सब भी बहुत कुछ होता है मैथ्स ऑनर्स में, लेकिन आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ यही पढ़ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ, कौन सा? सील, हाँ, फ्लोर और सीलिंग फंक्शन बोलते हैं, सीलिंग। ठीक है, हाँ, तो वो हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा। सीलिंग फंक्शन का डेफिनेशन ये हो जाता है कि उससे बड़े बहुत सारे इंटीजर हैं, उसमें से जो सबसे छोटा है ना वो। लेकिन हाँ, लेकिन आपको पढ़ना है सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो फ्लोर फंक्शन ही सिर्फ पढ़ना है। अब अगर वो खुद इंटीजर है तब क्या आ जाएगा? इटसेल्फ इंटीजर। समझ में आ गई बात? अब बताओ मुझे, -2.1 का कितना आएगा? ठीक है, तो अब आप समझ चुके हो -3 इसलिए कि -2 और -3 के इधर में है 2.1 और उसके लेफ्ट में है -3, मतलब सीधा सा है, आपको दिमाग में रख लेना है, जस्ट लेफ्ट वाला, जस्ट लेफ्ट वाला जो इंटीजर है वही ले लेना। अब इसका ग्राफ बनाना है हमें। ग्राफ बहुत ही इसका अच्छा बनता है। जैसे 0 पे क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 2, 3, this is -1, -2, -3। अब देखो जरा, होगा तो और भी, लेकिन बस इतना ही से काम चल जाएगा हमारा। बताओ मुझे कि 0 पे 0 और 1 पे क्या? 1, 2 पे क्या? 2, 3 पे क्या? 3। ठीक है, ये तो इंटीजर पे जो है वो तो सेम टू सेम आ जाएगा। -1 पे -1, -2 पे -2 और -3 पे -3। लेकिन वैसे सभी नंबर का क्या, जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या आएगा? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0, सबके लिए 0 आएगा। ये बन गया ग्राफ हमारा।
अब 1 और 2 के बीच में सबके लिए क्या आएगा, 1 आएगा। 2 और 3 सबके लिए क्या आएगा, 2 आएगा। इसी तरीके से ये चलता चलेगा। अब बताओ 0 और -1 के बीच में सबके लिए क्या आएगा। ठीक है, अब आप समझ चुके हो, लाइक दिस वे। अब इसको देखोगे तो ऐसा नहीं लग रहा कि सीढ़ी पे जैसे चढ़ते हैं हम लोग, जीने पे चढ़ते हैं, उस टाइप का है ये। आप जंप करोगे तो लाइक दिस आप जंप करके जा सकते हो। इसलिए इसका एक और भी नाम है स्टेप फंक्शन। क्या नाम है इसका, स्टेप फंक्शन, इसलिए क्योंकि ये जंप कर जाता है। अब यही चैप्टर 6 में इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस है। तो कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा बच्चे बताना, जहाँ पे भी ग्राफ ब्रेक करता है, दैट ऑल आर द, हाँ, तो कहाँ कहाँ पे ब्रेक कर रहा है ये। नहीं नहीं, जैसे देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, पेन चलाया, लेकिन अब आगे पेन नहीं जा सकता। अब मुझे पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा, देन हम इस पे पहुंचेंगे। तो जिस पे लिफ्ट करना पड़ा, तो लिफ्ट तो हर इंटीजर पे करना पड़ रहा है ना। यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे हर जगह। तो ये हम आगे चल करके पढ़ेंगे कि डिसकंटिन्यूअस है एट एवरी इंटीजर। इसको प्रूव भी करेंगे, उधर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाएगा, तो वहां पे करेंगे। तो ये था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्राफ भी बनाना आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद है एक हमारा इनवर्स फंक्शन है, फिर एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम, 3 फंक्शन रहते हैं। उसके बाद से मॉडिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखो f(x) इज इक्वल टू 1/x। अब आप सोचो जरा, 0 पे क्या वैल्यू आएगी। चलो 1 पे क्या आएगी, 1। तो इसको तो 1 1 से तो पास करना है। अब अगर हाफ डालते ही, आपको पता है, आपने लिमिट तो इतना पढ़ करके आए हुए हो ना, अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x) डालेंगे, हाँ, तो उसको हम लोग h में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h, और 1/0 क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। तो राइट हैंड साइड से ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस वे। और अगर x हम बढ़ाते चलें, तब क्या होगा, डिनोमिनेटर में है ना, तो जैसे जैसे x बढ़ाएंगे वैल्यू और कम होती चली जाएगी, तो ये 0 की तरफ नहीं जाएगी। हाँ, तो ये 0 की तरफ जाती हुई दिखेगी, लेकिन यहाँ पे हाँ केयरफुल रहना है, टच नहीं करेगा, बिकॉज x एंड y एक्सिस आर एजिम्टोट, ये एजिम्टोट जैसा बिहेवियर शो करेंगे। अब इधर देखो, इधर भी वैसा ही कुछ होगा, -1 पे -1, लेकिन 0 और -1 में अगर कोई वैल्यू लोगे तो वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही होगी, 0 के लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ देखो ना, अगर यहाँ माइनस आ गया तो ये भी माइनस में बदल जाएगा, और इधर आ जाएगा ये। तो अभी तो चलो हम लोग मैथमेटिक्स में हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी ग्राफ बना रहे हैं, लेकिन यही अगर आपका माइक्रो में आ जाएगा, डिमांड रिलेशनशिप, प्राइस और डिमांड के बीच में, ठीक है, तो वहां पे खाली आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में खाली बनाओगे वहां पर, तो आपके टीचर आएंगे, सीधा क्लास में ऐसे स्टार्ट कर देंगे, इधर हो गया p, इधर हो गया x, और सीधा ऐसे बना देंगे। तो आप समझ जाना कि ये इनवर्स डिमांड रिलेशनशिप है, मतलब x इज, हाँ, इसका। तो माइक्रो वाले टीचर आपको बताएंगे नहीं कि ये कैसे बन रहा है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हो रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो इस तरीके से ग्राफ बना देंगे। अब एक चीज और इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो, रोटेट इन द सेंस, अगर आप इधर से देखते हो तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ये होता है हाइपरबोला। ये एजिम्टोड है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एजिम्टोड है, ये भी एजिम्टोड है। तो ये एक हाइपरबोला है जो कि किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक और नाम से जानते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपने पढ़ा होगा, रेक्टेंगुलर इसलिए क्योंकि 2D में सब सारे पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाँ, ये हर हाइपरबोला के साथ नहीं यूज होगा, ये
हाँ हाँ, तो वो क्यों बनता है अब आपको मैथमेटिक्स में समझ में आ रहा होगा। डिमांड रिलेशनशिप का जो ग्राफ बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में बनेगा हमेशा, वो दोनों एजिम्प्टोड होंगे, तो उन इसलिए इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किसी और हाइपरबोला को रेक्टेंगुलर वर्ड नहीं लगाएंगे उसके साथ, ठीक है। अब ये हो गया, तो अब हम लोग बढ़ते हैं e टू द पावर x। e टू द पावर x को क्या बोलते हैं, पढ़ा है कभी? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब नेचुरल वर्ड क्यों लगा दिया वो भी क्लियर होगा। देखो ई जो है ना, ई लेटर, मैथमेटिशियन थे एक ऑयलर, उनके नाम पे लगा हुआ है। ऑयलर मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ई को मतलब डिस्कवर किया था पूरा। अब इसके लिए आपको फिर मैथमेटिक्स के हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, वो हमारे कोर्स में नहीं है, नहीं पढ़ेंगे। पहले होता था मैथमेटिकल अवेयरनेस, तो उसमें पढ़ाया जाता था, अब आपके कोर्स में नहीं है वो। तो ऑयलर वॉज द नेम ऑफ मैथमेटिशियन। उन्होंने ऑयलर को जब ढूंढ के निकाला, तो अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे भी ऑयलर को टाइप करोगे ना, जैसे ये रहा ई एक्स होता है, इसमें आपको साइंटिफिक नहीं यूज करना है क्लास में, मतलब एग्जाम में, लेकिन अभी सिर्फ समझाने के लिए मेरे पास है, इसलिए हम शो कर रहे हैं। अगर आपके पास होगा तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। एलन बटन जो होता है ऊपर में दिखता है, इधर से सेकंड लास्ट, एलन के नीचे शिफ्ट दबा करके अगर हम दबाएंगे तो वो ई फंक्शन ले लेगा, नीचे वाला। अब ई का पावर डिमांड कर रहा है, मैंने 1 टाइप किया, यानी ई टू द पावर 1। तो ई की वैल्यू होती है 2.71828128, और भी बहुत कुछ होता है। मतलब ये होता है हमारा ट्रांसीडेंशियल नंबर। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही ट्रांसीडेंशियल नंबर है। कौन कौन से? एक पाई और एक ई। हाँ, इसको सेट में लिख देते हैं, नहीं तो कहीं आप इसको कोऑर्डिनेट ना समझ लो। पाई और ई, पाई की वैल्यू हम लोग लिखते तो 3.14 है, लेकिन वो होती थोड़ी है। पाई की वैल्यू देखनी है तो 22/7 कर देते हैं, देखो तो ये आ रही है 3.14285714 और भी बहुत कुछ। इसमें इतना ही डिस्प्ले हो रहा है तो इतना ही दिख रहा है। अगर और ज़्यादा आप प्रिसीजन वाला लोगे कैलकुलेटर तो वो और ज़्यादा डिजिट शो करेगा। ई की वैल्यू ये होती है। ट्रांसीडेंशियल नंबर वो होता है बच्चे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, ठीक है। इनको आप मतलब नहीं कर सकते, रैशनल में भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ट्रांसीडेंशियल नंबर है। तो 2 ऐसे नंबर हैं ट्रांसीडेंशियल नंबर। तो ऑयलर भी एक ऐसा नंबर है। अब ऑयलर कहाँ से आया है इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। अब एक बात जरा ध्यान दो, आपने बचपन में पढ़ा होगा, जब पहली बार आपको अलजेब्रा पढ़ाया गया होगा 5th या 6th में, कि अगर a टू द पावर b है अगर, तो हम a को क्या बोलते थे और b को क्या बोलते थे, बताना। a को बोलते थे बेस, b को बोलते थे पावर, या फिर एक्सपोनेंट भी बोलते थे, एक्सपोनेंट भी बोलते थे। तो अब ध्यान देना जरा, अगर a टू द पावर x है और a फिक्स है, या चलो 5 ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, 5x, अगर एक तरफ ये फंक्शन है और एक तरफ फंक्शन ले लेते हैं x टू द पावर 5, दोनों में फर्क क्या है? हाँ ठीक है, इसमें fx जो है ना वो x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब किस पे? एक्सपोनेंट पे, डिपेंड्स अपॉन एक्सपोनेंट। जैसे जैसे एक्सपोनेंट चेंज होगा वैसे वैसे fx की वैल्यू भी चेंज होगी, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां पर क्या है कि fx जो है वो बेस पे डिपेंड कर रही है, तो डिपेंड्स अपॉन बेस, एक्सपोनेंट तो फिक्स है ना, डिपेंड्स अपॉन बेस, इसलिए इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। तो अब एक्सपोनेंशियल में 5 टू द पावर x, 2 टू द पावर x, 1/3 टू द पावर x, डॉट 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 e टू द पावर x, डॉट 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 डॉट, ऑल आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऑल आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन उसमें इसको खास जगह दी गई है, क्योंकि इसका e जो है वो एक खास नंबर है, इसलिए सिर्फ एक ही होता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
बाकी सब सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएंगे, कोई नेचुरल वर्ड उनके साथ नहीं लगेगा। लेकिन particularly when we are talking about e to the power x, then it is only called the natural exponential function. Clear? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो पावर है ना वही वेरिएबल है, उसके साथ हमारा एफ एक्स का रिलेशनशिप है, तो एक्सपोनेंट के साथ रिलेशन हो गया तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है तो एक हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी कि ई की वैल्यू कितनी है। तो लगभग हम लोग यूज करते हैं 2.7183। ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड वैल्यू है। होता तो बहुत कुछ है, इतना कुछ होता है, लेकिन 2.718 और इसको भी राउंड ऑफ करके 3 बना दिया गया है। तो 2.7183 ये आप वैल्यू यूज कर सकते हो ई की। कुछ भी है 2 पॉइंट समथिंग है, लेकिन है तो 1 से बड़ा ना, ये बस हमारे काम की चीज है। किससे बड़ा है? ये 1 से बड़ा है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, लिमिट अप्रोच से ग्राफ बनाएंगे, ध्यान से देखना। बताना जरा, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x में अगर हम लिमिट लगा दें x टेंडिंग टू 0 y पे, तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x। ई तो कांस्टेंट है बच्चे, समथिंग टू द पावर 0 कितना हो जाता है? हमेशा 1। तो चलो 0 पे ये 1 होगा, इतना तो क्लियर हो गया। तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया, कौन सा? 0 1। अब हम लोग आएंगे लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी e टू द पावर x। तो यहां देखो, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी e टू द पावर x, तो लिमिट लगा देंगे x टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब e टू द पावर x यानी e टू द पावर इंफिनिटी, जरा सोचो इसमें क्या आएगा? e तो 1 से बड़ा है ना। अब एक बहुत जरूरी चीज बता रहे हैं जो आपके हर क्लास में काम आने वाला है, जैसे x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1। ये हर क्लास में कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में यूज हो ही जाएगा बच्चे, इसलिए ध्यान में रखना। आप भूलोगे भी तो भी हम लोग भूलने नहीं देंगे, वो तो हम लोग याद दिलाते ही रहेंगे। एक एग्जाम्पल ले लो, x इज इक्वल टू 1/2। इधर एग्जाम्पल ले लो, x इज इक्वल टू 2। अब पावर बढ़ाना शुरू करो आप। इधर बढ़ाते हैं पहले, 2 का 1 2, पावर बढ़ा रहे बच्चे 4 8। अगर ऐसे बढ़ते चले तो इन्फिनिटी पे आपको क्या लगता है किसकी तरफ जाओगे आप? इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि वैल्यू तो बढ़ती चली जा रही है। तो जितना बड़ा हम पावर डालेंगे वैल्यू उतनी बड़ी निकल करके आएगी, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके बाद से इधर देखो, इधर में अगर आप डालते हो जैसे 1/2 का पावर 1 तो 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/4। वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया। 1/8। अब ऐसे अगर आप 1/2 का इन्फिनिटी करोगे, पावर बढ़ा करके बहुत लास्ट तक अगर आप इमेजिन कर रहे हो, तो कहाँ पहुंचोगे आप? 0। नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हाँ, बेस पॉजिटिव है, बेस पॉजिटिव है और पावर आप पॉजिटिव डालो, नेगेटिव आने के तो चांसेस ही नहीं है। तो लास्टली ये कहाँ तक जाएगा? 0 तक जाएगा। तो एक चीज आप ये नोटिस कर लो कि अगर x लेस देन 1 है तो x टू द पावर इन्फिनिटी 0 की तरफ जाएगा, और अगर x ग्रेटर देन 1 है तो x टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि अगर इन्फिनिटी और e जो है वो 1 से बड़ा है तो इन्फिनिटी इसका किधर की तरफ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। और अगर आप लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी करते हो e टू द पावर x में, तो क्या हो जाएगा? ये e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। ऐसे लिखना नहीं चाहिए लेकिन मैंने लिख दिया, समझ जाना आप, 0 की तरफ जाएगा। हाँ, तो देखो अगर हम मान लेते कि ये लास्ट होता अगर x एक्सिस का, तो यह इन्फिनिटी होता। सपोज करो, ये आपको शो नहीं करना है, बस मन में रखना है। तो y का भी ये लास्ट होता इन्फिनिटी, तो यहाँ तक चला जाता। और तो ये पॉइंट मिल गया हमें, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। लेफ्ट में क्या हो रहा है? माइनस इन्फिनिटी पे 0, तो ये x का माइनस इन्फिनिटी होता और ये y का 0 होता। तो यहां से ऐसे टच करता हुआ दिखलाएंगे। ये समझ में आ गई बात? नहीं आई? इसको चैप्टर 9 में भी देखेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा से भी देखेंगे, लेकिन अभी जो लिमिट वाले अप्रोच से बता
नहीं, आपको इस तरीके से समझ, नहीं 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 नहीं, ई की पावर अगर आप माइनस में डालते हो, जैसे ई टू द पावर -1 तो 1/e, ई की पावर -2 तो 1/e का स्क्वायर, ई की पावर में -3 1/e का क्यूब, डिक्रीज होती चली जा रही है वैल्यू। तो ई का पावर जब -इन्फिनिटी चलोगे तो ये क्या आ जाएगा, लगभग ये जीरो की तरफ जाएगा ना, घटते घटते, तो डिक्रीजिंग नेचर है इसका, तो ये जीरो की तरफ जाएगा, तो -इन्फिनिटी पे ये जीरो की तरफ जाएगा। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि e टू द पावर x का ग्राफ सीधा आपको ये स्केच कर देना है, e टू द पावर x लिख देना है, और एक पॉइंट बस आपको 0 1 लोकेट कर देना है, बस टीचर समझ जाएगा कि इसको e टू द पावर x आता है। उसके बाद से इस पे मॉडिफिकेशन के रूल लगाने हैं। तो हमारे कोर्स में ये चीज़ है, ये पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं करना कि e टू द पावर x का ग्राफ कैसे बन रहा है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन आपको एग्जाम में यहाँ से स्टार्ट करना होगा, स्टार्ट ही आपको यहीं से करना है एग्जाम में, ठीक है। ये लॉजिक सब अपने लिए समझने के लिए कि कैसे बन रहा है, क्या होता है ई, ये सारा कुछ पता होना चाहिए। हो गया। तो अब लास्ट बेसिक ग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं, डेट इज योर एल एन एक्स। एल एन एक्स बोले तो ये होता है नेचुरल लॉग, नहीं लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। अब देखो 12th तक आप क्या पढ़ते हो, एफ एक्स इजल टू लॉग एक्स पढ़ते हो, है ना, और आप उसका सीधा डेरिवेटिव भी क्या लिख देते हो, 1/x। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा चीज़ें बदलने वाली है, कॉलेज में आ गए हो तो थोड़ा सा हम आपको बता दें डिटेल में कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स लिखते हैं तो इसका मतलब होता है log x विथ द हिडन बेस एज 10 ओनली। हाँ, और अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स लिखते हैं तो इसमें बेस होता है ई, वही ई जो अभी जस्ट हमने पढ़ा है ऑयलर्स वाला। तो बेस, नहीं नहीं वो नहीं है, बेस ई है, बेस ई है लॉग का, ठीक है। बेस को हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते, बेस को ऐसे रहने दो। इसके बारे में डिटेल में हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, नेचुरल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का एक चैप्टर ही अलग है। लेकिन ग्राफ जब हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा यहाँ भी डिस्कस हम लोग कर देते हैं। तो बेस है ई हमारा। अब ध्यान से सुनो, कुछ प्रॉपर्टी होती है। अब बेस ई का क्या मतलब है कि अगर हम लोग एल एन ई टू द पावर एक्स करें तो ये आ जाएगा एक्स। इसमें भी बेस छुपा हुआ है ई, वो मैंने नहीं लिखा है, तो ठीक है, वो हर जगह लिखा नहीं जाएगा, ये तो समझाने के लिए मैंने कहा। और अगर ई टू द पावर एल एन एक्स लिखते हैं तो भी क्या आ जाता है, एक्स। इसका मतलब है कि ई टू द पावर एक्स एंड एल एन एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इनवर्स ऑफ ईच अदर कैसे, वो भी बता रहे हैं। अगर आपने ई टू द पावर एक्स पे लॉग लगाया, यानी पहले x को तो e की फंक्शन में ले गए, जैसे e टू द पावर 5, फिर उस पर ln लगा रहे हो तो 5 ही आ रहा है, तो वापस वहीं चलेगा ना जहां से स्टार्ट किया था। इनवर्स फंक्शन का क्या रूल होता है कि अगर f इनवर्स एफ एक्स लगा रहे हैं तो वापस x मिल जाता है, तभी तो f और f इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम किस पे लगा रहे हैं, लॉग पे लगा रहे हैं, तो भी वापस x मिल जा रहा है, कुछ चेंज ही नहीं हुआ x में। तो x से स्टार्ट किया था, x का लॉग लिए, फिर एक्सपोनेंशियल में पुट किया, वापस वही x आ गया। इसका मतलब लॉग और एक्सपोनेंशियल भी एक दूसरे के क्या है, इनवर्स फंक्शन है, इफेक्ट को नलीफाई कर रहे हैं, है ना। जैसे एक्स स्क्वायर और अंडर रूट भी एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शन होते हैं। स्क्वायर करो और अंडर रूट करो, कोई कहेगा कर ही क्यों रहे हो, क्या फायदा होगा इसका, वैसे ही है यहाँ पे भी। अब एक चीज और आपको बता दें, एक नोट है, ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर मिरर image about the line y is equal to x।
ये आपका चैप्टर 3 में भी यूज होगा, कहीं भी आप ये लॉजिक यूज कर सकते हो, 6 में, 7 में, 9 में, कहीं भी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखना, e टू द पावर x का तो ग्राफ बनाने आता है हमें, ऐसे ही बनता है ना e टू द पावर x का ग्राफ। दिस इज e टू द पावर x। अभी मैंने इसको डॉटेड से क्यों बनाया, बताना बच्चे? क्योंकि हमारा फोकस जो है वो ln x के ग्राफ पे है। e टू द पावर x तो ऐसे ही हेल्प के लिए बनाया है, तो एग्जाम में तो आप समझ चुके होंगे डॉटेड से मतलब वो हेल्प के लिए है, उस पर ज़्यादा फोकस मत करो। अब एक लाइन भी बनानी है हमें, y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स इज अ लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड हैविंग स्लोप कितना 1, ये है y इज इक्वल टू एक्स। अब इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज है, मिरर इमेज बोले तो इसका मतलब होगा कि जितना ये है उतना ही इधर चलेंगे, तो ये हो जाएगा 1 0, ये लाइन मिरर हो गया। अब ये जैसे क्रॉस करके और फिर आगे गया, वैसे ही इधर भी क्रॉस करके आगे जाएगा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, है ना? ये काफ़ी क्लोज है तो इधर भी काफ़ी क्लोज, तो अब इनको अगर ज्वाइन करोगे, हाँ, तो ये बन गया हमारा ln x का कर्व। वैसे जब हम लोग चैप्टर 9 में मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, तो एक बार और इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग ln x का विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा। अभी आपको बस ln x में क्या याद रखना है, तो वी हैव टू ड्रॉ डायरेक्टली ग्राफ लाइक दिस, बस ln x और इस पॉइंट को लिख देना है 1 0, बस इतना ही करना है। तो देखो बेसिक ग्राफ तो सारे हो गए, अब ग्राफ को तो स्केच करना हम लोग सीख गए। एक और चीज हमें सीखना है, हर ग्राफ का कुछ ना कुछ अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो ग्राफ जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो उसको डिटेल में हर पॉइंट को हम लोग एक जगह लिख लेंगे, एक अच्छा सा नोट्स बना लेंगे और बार बार उसको रिवाइज भी करेंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ कहीं भी यूज़ हो जाता है। ये अब वैसी चीज़ नहीं है कि 7th 8th 9th में जैसे आप पढ़ते थे कि एक एनसीईआरटी की बुक पढ़ी, टीचर ने पढ़ाया, वहीं से क्वेश्चन दे दिया और वो क्वेश्चन आप कर भी लिए। अब जो है एमएमई का टीचर ने भी आपको क्लास में बताया होगा कि क्वेश्चन कभी भी बुक से नहीं आता है और क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता है, बताया होगा टीचर ने। तो क्वेश्चन कहीं से भी कोई भी लॉजिक यूज हो सकता है, लेकिन डीयू ये भी क्लेम करती है कि हर क्वेश्चन को करने के लिए जो भी हमें लॉजिक चाहिए वो हेमंड से बाहर का लॉजिक नहीं होगा। आपने हेमंड में कहीं ना कहीं वो लॉजिक जरूर यूज किया होगा। वो लॉजिक हो सकता है कि आपको टेक्स्ट के अंदर मिले, वो लॉजिक हो सकता है आपको किसी एग्जाम्पल के अंदर मिले, या वो लॉजिक हो सकता है आपको किसी बैक एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में मिले। तो डीयू ये कहती है कि आपको सारा कवर करना है, वो लॉजिक कहीं भी किसी भी तरीके से यूज हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, मॉडिफिकेशन तो आज नहीं हो पाएगा लेकिन अभी भी टाइम रहता है हमारे क्लास में, 1.5 आवर की क्लास होती है। तो अभी हम लोग जितने भी हमने ग्राफ पढ़े हैं ना, हर ग्राफ में डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे। थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, अब अपने अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा बढ़ा लो। करें स्टार्ट। तो देखो लास्ट से ही बैक चले क्या डोमेन और रेंज के लिए। देखो डोमेन क्या होता है किसी भी फंक्शन का, सेट ऑफ प्री इमेजेस, ये सब आप पढ़ चुके हो। सेट ऑफ प्री इमेजेस अगर आपने मेरी फर्स्ट क्लास ली होगी तो आपको पता होगा, नहीं तो 11th 12th में भी आप इतना पढ़े रहते हो फंक्शन में, डोमेन रेंज यानी ऑल एक्स वैल्यूज, यही होता है ना। सिंपल से अगर लैंग्वेज में बोले तो सारे एक्स वैल्यूज को हम लोग डोमेन कहते हैं। रेंज क्या होता है, रेंज इज सेट ऑफ, नहीं कोडोमेन नहीं, रेंज वाली इमेजेस वाली, हाँ हाँ, कोडोमेन में तो कुछ खाली रह भी सकते हैं ना, ऑल वाई वैल्यूज। हाँ तो अब जरा ln x में देखो और मुझे बताओ कि कौन कौन सी x जो है वो आपको अलाउड है फंक्शन में पुट करने के लिए। ln x में ln x अभी जो सामने में डिस्प्ले हो रहा है, ये देखो मैंने येलो से शेड किया, इसका डोमेन क्या हो सकता है। नहीं 0 तो लेना ही नहीं है ना,
देखो जीरो तो आ ही नहीं सकता, ये तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ग्राफ हमारा। नहीं, बात समझे, यहाँ ध्यान से सुनो, फिर से बता रहे। ln x में ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेगा। इस साइड तो कुछ बन ही नहीं रहा ना, ग्राफ का कोई भी पोर्शन नहीं है। इसका मतलब ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x हम लोग बस पुट कर सकते हैं ln x में। fx इज इक्वल टू ln x इज डिफाइंड इफ x इज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 भी नहीं ले सकते क्योंकि log 0 डिफाइंड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि log 0 किसकी तरफ चला जाएगा बताओ? माइनस इन्फिनिटी की तरफ, वो अनडिफाइंड होता है। तो x सिर्फ पॉजिटिव है, इसलिए डोमेन क्या हो गया? ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। हाँ, तो कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव वैल्यूज के लिए 0 पे ओपन लगाएंगे और इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। रेंज क्या हो जाएगा इसका? एक मिनट, डोमेन के लिए ऐसे आपको वर्टिकल लाइन एक्सिस पे ड्रॉ करना है। हर जगह का एक्स ले सकते हैं, 0 नहीं ले सकते और नेगेटिव नहीं ले सकते। तो डोमेन तो पता लग गया। रेंज के लिए आपको क्या करना है? रेंज के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। पता लग जाएगा कि हम कौन कौन सा वाई ले सकते हैं, कौन कौन सी वाई हमारे पास आ रही है ग्राफ। तो बताओ, अब बताओ कि रेंज कहाँ से कहाँ तक आपका आ रहा है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। हाँ, अब समझ में आ रहा है कुछ? तो किसी भी फन, अब आप अगर ln x आपको बोला जाएगा तो आप इको ऑनर्स के स्टूडेंट हो, तो आपके दिमाग में तुरंत ln x का ग्राफ ऐसे बन जाएगा, तुरंत डोमेन भी आ जाएगा कि सारे पॉजिटिव x वैल्यूज रेंज हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, और ये फंक्शन हमेशा क्या है? इंक्रीजिंग है, ये भी दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो गई। और लिमिटिंग वैल्यू तो पता ही है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 बोले ln x पे, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। और अगर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी बोले ln x पे, तो कहाँ चला जाएगा ये? प्लस इन्फिनिटी। तो ln x के बारे में चैप्टर 2 में एक इंफॉर्मेशन हो गई डोमेन की, जो कि आपको पता होना चाहिए। एक इंफॉर्मेशन हो गई रेंज की, एक कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। कॉनकेव कॉन्वेक्स अभी नहीं डिस्कस करें, वो चैप्टर 9 में आएगा तब डिस्कस करेंगे। एक लिमिटिंग, हाँ हाँ, ये कॉनकेव होगा। ठीक है, ln x जो है लिमिट x टेंडिंग टू 0 तो माइनस इन्फिनिटी, और अगर हम प्लस इन्फिनिटी डालेंगे तो प्लस इन्फिनिटी। इसकी ज़रूरत होती है बच्चे चैप्टर 4 में, चैप्टर 6 में, इसलिए लिमिट वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो क्या ln x में अब कोई कंफ्यूजन रहा? अगर है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अब हम लोग पीछे अब चलते हैं। ln x हो गया। अब e टू द पावर x में आपको जवाब देना है। बी रेडी। e टू द पावर x को देख करके आप बताओ कि इसका डोमेन क्या होगा। ट्राई करो। मैंने डोमेन के लिए आपको क्या कहा था? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे और देखो कहाँ कहाँ कट कर रहा है ग्राफ को। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखो, कहीं से भी हम ड्रॉ करें कर्व को तो कट कर ही रहा है। इसका मतलब ईच एंड एवरी वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल। तो डोमेन हो गया हमारा कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज बताओ। हाँ 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 हाँ, आराम से आराम से, इतना जल्दी नहीं। रेंज कैसे आ गया माइनस इन्फिनिटी? मैंने क्या कहा था? हाँ चलो, हॉरिजॉन्टल खींच दिया, नीचे भी खींचा। क्या नीचे कोई ग्राफ का पोर्शन है जिसको कट कर रही है? हाँ, अब समझ में आ गया। ग्राफ तो सिर्फ ऊपर ऊपर है ना, तो रेंज क्या हो जाएगा? 0 भी ओपन में होगा, 0 कभी मिलेगा नहीं हमें। हम्म ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये हर जगह इंक्रीजिंग है, तो इट्स ऑलवेज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के साथ साथ e टू द पावर x कभी नेगेटिव नहीं होने वाला, तो ग्रेटर देन 0 ओनली, पॉजिटिव फंक्शन है। उसके साथ साथ लिमिटिंग अप्रोच की अगर हम बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो e टू द पावर x कितना आएगा? 1। हाँ, इन्फिनिटी, तो e टू द पावर x क्या आएगा? इन्फिनिटी।
और अगर लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी करेंगे e⁻x पे तो क्या आ जाएगा 0। हाँ, तो इसके बारे में भी ये इतनी बातें थी। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन? तो डोमेन का, रेंज का, इंक्रीजिंग, पॉजिटिव फंक्शन, लिमिटिंग अप्रोच, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स की बात करें, अगर आपने पढ़ रखा है तो ये क्या कॉन्वेक्स है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई घबराने वाली बात नहीं है बच्चे, 1-1.5 महीने बाद आपको भी आ ही जाएगा सब कुछ, तब आप भी कह पाओगे कि ये हमारा कॉन्वेक्स है। चलो, इन दोनों में टाइम लगता है, बाकी समय तो अब आप फटाफट खुद ही बता दोगे। ये बताओ 1/x में क्या होगा, डोमेन और रेंज? देखो बट, और 0 कहाँ आ रहा है? 0 तो आ ही नहीं रहा ना। हाँ हाँ, मतलब 0 इंक्लूड नहीं होगा तो आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, ऑल रियल नंबर्स माइनस 0, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो -∞ to 0 यूनियन 0 to इन्फिनिटी। ठीक है। अब रेंज बताओ, इसका रेंज क्या आ रहा है? रेंज भी तो सेम ही आ रहा है ना बच्चे। हाँ, क्यों सेम क्यों है? क्योंकि ये तो कभी y एक्सिस पे, मतलब x एक्सिस पे कभी कट करेगा ही नहीं, तो y0 कभी मिलेगा नहीं। ये हो गया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यहाँ हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो डिक्रीजिंग है। हाँ, वैसे ये डिक्रीजिंग ही फंक्शन होगा, लेकिन अभी नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है। कोई लिमिटिंग अप्रोच भी ऐसा कुछ नहीं है। लिमिटिंग अप्रोच तो आप लोग निकाल ही सकते हो। 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, 1/∞ क्या हो जाएगा 0, तो ये यहाँ पे कुछ इतना मैटर नहीं करता। अब यहाँ देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देख करके बताओ कि इसका डोमेन क्या होगा। अच्छा बताओ तो जब, हाँ ठीक है, क्योंकि हम कुछ भी डाल सकते हैं, वो क्या आएगा वो तो बाद की बात है। अंदर में तो कोई हमें रोक नहीं रहा ना कोई भी एक्स डालने से। एनी नेगेटिव वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव, रैशनल, इरेशनल। रेंज बताओ इसका, रेंज इंटरेस्टिंग है। रेंज मतलब बाहर में क्या निकल करके आ रहा है, हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। बात आ रही है समझ में? हर बार आपको सिर्फ एक इंटीजर मिलेगा। अगर आप इस तरीके से ग्रीन से हम दिखला रहे हैं, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो हमेशा एक इंटीजर पे ही आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा जो कि ग्राफ को कट कर रहा होगा। बीच में नहीं मिलेगा। ठीक है। बीच में देखो, अगर आप बीच में करते हो तो कहीं भी ग्राफ को नहीं कट कर रहा है ये। तो 2 पॉइंट समथिंग विल बी नॉट इन द इमेज, रेंज में नहीं आएगा कभी। तो रेंज में क्या आ जाएगा, जेड। जेड मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए बच्चे एक जेड, कैपिटल जेड लेटर यूज किया जाता है। सेट का नेम है जिसमें सारे इंटीजर्स रखे जाते हैं। तो रेंज आ गया हमारा जेड। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो यहाँ कुछ है ही नहीं, ये तो दोनों ही नेचर होगा ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये सब कुछ नहीं। लिमिटिंग अप्रोच भी कुछ नहीं है इसका। लिमिटिंग अप्रोच जो होगा वो चैप्टर 6 में हम लोग करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वाले से। ठीक है। अब आ जाओ इस पे, ये कौन सा फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में डोमेन क्या आएगा, सारे रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर अलाउड। हाँ, रेंज क्या आएगा, नहीं नहीं, से क्यों लगा दिए आप, 1 से 0 क्यों बोल दिए आप? सिर्फ यही आ रहा है ना एक, ये देखो -1, +1 और 0, बस y की 3 ही वैल्यू दिख रही है हमें, -1, 0 और +1, बस। नहीं आई बात समझ में? रेंज में है कि fx को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिल रही है, तो चाहे हम कुछ भी डालें, कोई भी पॉजिटिव, हर पॉजिटिव पे कैंसिल होकर के +1 ही आएगा, हर नेगेटिव पे कैंसिल होकर के -1 ही आएगा। इसलिए रेंज में बहुत ही छोटा सा सेट मिल रहा है जिसमें सिर्फ 3 एलिमेंट आएंगे, -1, 0 और 1। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की तो बात ही नहीं है, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। हाँ, कॉनकेव कॉन्वेक्स की भी बात नहीं है, लिमिट की भी यहाँ पे अभी बात नहीं है। लिमिट पढ़ेंगे एक बार फिर से, इन सारे फंक्शन का लिमिट पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। अब आज मॉडुलस एक्स में बताओ मुझे डोमेन क्या है। डोमेन ऑल रियल नंबर्स।
क्यों? क्योंकि हम कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। देखो ना, रेंज होगी 0 से इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 0, तो 0 पे क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि नीचे तो आ ही नहीं रहा ना। और अगर बात करें कॉनकेव कॉन्वेक्स की, तो आपको पता है, इसलिए आपको, नहीं कॉनकेव कॉन्वेक्स क्यों नहीं होगा, कॉन्वेक्स है ये, ठीक है। हाँ, चैप्टर 9 में देखेंगे कॉन्वेक्स कैसे है ये। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये कॉन्वेक्स है ग्राफिकल अप्रोच से, ये चैप्टर 9 में देखेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा बता दे, अगर आप कोई भी 2 पॉइंट लेते हो ग्राफ पे, उनको ज्वाइन करते हो, वो लाइन अगर ग्राफ से हमेशा ऊपर आता है तो ग्राफ कॉन्वेक्स कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो उस हिसाब से ये भी कॉन्वेक्स है, ठीक है, ये भी कॉन्वेक्स है, ये सारे कॉन्वेक्स हो जाएंगे, बाद में बताएंगे चैप्टर 9 में। अब है आज की क्लास का तो हो गया, लास्ट क्लास का भी मैंने कहा था कि जब क्लास 4th में चलेंगे तो क्लास 3rd का भी डोमेन रेंज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस ग्राफ का भी देख करके आप डोमेन बता सकते हो। डोमेन में है कि आप कोई भी एक्स की वैल्यू डाल सकते हो। ये देखो ना, इवन डिग्री फंक्शन है, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, एनी वैल्यू, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन रेंज क्या आएगा, इवन डिग्री फंक्शन है, स्क्वायर 4 6 8, तो कभी नेगेटिव तो होने नहीं जा रहा। हाँ, तो इंक्लूडिंग 0, ठीक है। कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में जब चैप्टर 9 में पढ़ेंगे तो ये हमारा कॉन्वेक्स फंक्शन, हाँ हाँ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलेंगे तो 0 के लेफ्ट में डिक्रीजिंग है, 0 के राइट में इंक्रीजिंग है, चैप्टर 7 में करेंगे, हाँ, इसलिए उन सब पे अभी नहीं जा रहे हैं। अब इधर आ जाओ, क्यूबिक फंक्शन, ऑड डिग्री तो ठीक है, ऑड डिग्री में बता दो डोमेन क्या होगा। इसमें भी हाँ ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि हम हर कोई भी वैल्यू का क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। रेंज भी आ गया माइनस, क्योंकि ऑड डिग्री है, ऑड डिग्री है तो नेगेटिव का नेगेटिव आएगा। तो क्यूबिक में भी अब आप जान ही गए हो, वही सेम होगा। हाइपरबोला में आपको पता ही है हाइपरबोला में क्या हो जाएगा। अब आप कहीं भी देख करके बता सकते हो, इस वाले हाइपरबोला में क्या है, सारे एक्स आ जाएंगे, लेकिन वाई यहाँ तक जाएगा और इसके ऊपर आएगा। हाँ, तो अब आप खुद भी देख करके बता सकते हो, जैसे इस वाले पर्टिकुलर ग्राफ के लिए डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, रेंज क्या हो गया, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 और फिर यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी। हाँ, तो अब इन सब छोटे छोटे ग्राफ्स में हम लोग डिस्कस ना करें तो ठीक है। एलिप्स में भी आपको पता ही है, डोमेन हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, -a से +a, रेंज कहाँ से -b से +b तक, ठीक है। अब पैराबोला की बात करें तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगा, 0 टू इन, रेंज क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। तो कोई भी ग्राफ देख करके, और स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में तो बच्चे बड़ा मज़ेदार होता है। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे है तब तो हम कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तब तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। स्ट्रेट, हाँ, स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट केसेस को आगे हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं, इजी, अब आप खुद ही बता दोगे। उसके बाद से आज की क्लास हमारी ओवर हो जाएगी, ध्यान से सुनो। स्ट्रेट लाइन में ये अलग से टॉपिक है। अगर स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा गया हुआ है तब तो डोमेन हमारा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और रेंज भी क्या, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन अगर ऐसे गया हुआ है स्ट्रेट लाइन, तो डोमेन, मान लो ये ए पॉइंट है, तो डोमेन में खाली ए आएगा बस, रेंज में, हाँ, मतलब अब आप समझ चुके हो। अगर ऐसे ये फंक्शन है स्ट्रेट लाइन, इसके डोमेन में आ जाएगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हाँ, जो पॉइंट है खाली बस वही आएगा, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें अब आप ग्राफ देख करके भी आइडिया लगा सकते हो, डोमेन रेंज क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, कॉनकेव कॉन्वेक्स। अगर इनमें दिक्कत हो रही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो ये सब 7 और 9 में करेंगे। अभी आप पेशेंस रखें, अभी सिर्फ आपको डोमेन रेंज ही जानना है, ठीक है। तो ये थे हमारे बेसिक कर्व्स। बेसिक कर्व्स के बाद नेक्स्ट क्लास विल बी आवर क्लास नंबर 5th ना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
चैप्टर 2, उसमें पढ़ेंगे हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ कर्व्स, मॉडिफिकेशन ऑफ कर्व्स। उसमें देखेंगे कि अगर ये ग्राफ सपोज करो ऐसे है तो ये वर्टिकली शिफ्ट होगा अप या वर्टिकली डाउन होगा, या राइट में शिफ्ट करेगा या लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, या फिर इसका मिरर इमेज बन जाएगा ऐसे, ठीक है, या फिर कुछ इधर बन जाएगा मिरर इमेज। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हमारे कोर्स में नहीं है, कभी एक्सपैंड भी कर सकता है और कभी कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, ये हमारे कोर्स में नहीं है, मैथ्स ऑनर्स में होता है, आप लोगों को नहीं पढ़ना। तो आप लोगों को 6 रूल पढ़ाए जाएंगे, 6 रूल। वर्टिकली आप शिफ्टिंग कब होता है ये रूल समझाया जाएगा एग्जाम्पल के साथ, और फिर उसको हर क्वेश्चन में लगाएंगे। मतलब मैंने आपको जितने भी 10-12 ग्राफ बताए ना बेसिक्स के, हर बेसिक्स के क्वेश्चन पे मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन भी हम लोग बेस्ड करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चे चैप्टर 3 और क्लास 3 और क्लास 4 तो दोनों आपको अच्छे से रिवाइज करके आना है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फिर वही होगा, देखते हैं मैम क्या कर रही है, मैम कर रही है तो फिर समझ में आ रहा है, खुद तो नहीं कर पा रहे। तो खुद से अगर सीखना है तो आपको 3rd और 4th को दोबारा पढ़ करके रिवीजन करके क्लास नोट्स बना करके नोटबुक में तब आप बैठना नेक्स्ट क्लास में। रूल्स एक बार फिर बता दें, पहला होगा वर्टिकली अपवर्ड, दूसरा रूल होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तीसरा रूल होगा लेफ्ट शिफ्टिंग हॉरिजॉन्टल, चौथा होगा राइट शिफ्टिंग हॉरिजॉन्टल, 5th होगा रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, 6th होगा रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। तो ये सारा कुछ कैसे होता है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, बिल्कुल न्यू टॉपिक है आपके लिए। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए बाय 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 बाय। एक चीज़ और, अगर किसी को कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना, तो अभी वो स्टे करेंगे मीटिंग में, वो अपना डाउट भी पूछ सकते हैं, जो भी पर्सनल डाउट है, कुछ शेयर करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, या मेरे से पर्सनल इंटरेक्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। स्टैट्स की भी हमारी क्लासेस लग रही है, माइक्रो की भी लग रही है, उनके लिए लिंक आपको जाता होगा, आप उसको भी ज्वाइन करो, वहाँ पे भी आप क्लास लो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड and see you in the next class. Till then, bye bye.